हेलो माय लवली एटम्स, मेरी एटम्स आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी एजी मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। एंड आप सबका इस सेशन में बहुत सारा वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, हम अपनी उमंग सीरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम का चैप्टर करा रहे हैं, जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है कि मेटल नेचर में मिलता कैसे है, और वो अगर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है या फ्री फॉर्म में मिलता है, उसमें से प्योर मेटल को हम कैसे निकाल के लाएंगे ताकि उसको बाकी सारे काम के लिए यूज कर सके। तो हम मेटलर्जी यही है कि भाई एक नेचर से तुम मेटल को निकाल के लाते हो, फ्री फॉर्म कंबाइंड फॉर्म जैसा भी है, उसमें से प्योर मेटल को निकाल के दिखाओ फाइनल स्टेप में। इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से हम आज एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं कि मेटल के कंपाउंड से मेटल को कैसे अलग करोगे। ठीक है, तो इसको डिटेल से करेंगे इस सेशन में विद योर एजी मैम। जल्दी से लिख दो चैट में एटम्स आर्मी ओपी, और साथ में एक गोल्डन हार्ट, है ना। ये तो बनता है, इतना तो बनता है। यस बच्चों, किया कि नहीं, डन डन। चलिए वेरी गुड। अब पिछले क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि ये क्लोज करके मैं अगले टॉपिक पे पढ़ सकूं और मैं आपको बता सकूं कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। हु ऑल आर होमवर्क रॉकर्स। ठीक है, सवाल था जिंक मेटल इज एडेड टू एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन। मैंने जिंक की मेटल ली बच्चों। आइला, वेयर इज आर पेन, पेनवा कहाँ है, पेनवा तुसी आ जाओ। हाँ आ गए। तो जिंक मेटल को हमने डाला एल्यूमिनियम सल्फेट में। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन, ये था। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं, तुम्हें भी पता है जिंक जो है ना, एल्यूमिनियम से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव मतलब वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसकी जगह नहीं ले पाएगा, तो रिएक्शन होगी नहीं। इट्स अ रिएक्शन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव, वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड हेंस देयर विल बी नो रिएक्शन। तो यहाँ पे छवि जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में सारी मेटल्स ऐसे अरेंज होती है ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और उसमें एल्यूमिनियम पहले आता है, जिंक बाद में आता है। तो जिंक कम रिएक्टिव है। एंड सो एज आर तमश्री चक्रवर्ती। आई होप दैट्स द राइट नेम, मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस किया हो, आई होप। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। बाकी बच्चे तालियां बजा दो, बहुत सही, बहुत टाइम से जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ छोटी छोटी बातें, ध्यान से सुन लो। मेटलर्जी के ना, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं बच्चों। मेटलर्जी के अंदर कौन से 3 स्टेप है? पहला जो स्टेप होते हैं उसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या बोलते हो? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या है? नेचर में ना हमें मेटल ओर की फॉर्म में मिलती है। और क्या होता है? और वो मिनरल है जिससे मेटल को तुम कन्वीनियंटली या बेनिफिशियली निकाल सको। नेचर में ऐसे थोड़ी ना होगा, अच्छा आई मेटल मिल गया कंपाउंड की फॉर्म में और काम चलता बना, ऐसे नहीं होता। जनरली मेटल या तो मुझे अर्थ क्रस्ट में मिलती है, कुछ कंबाइंड फॉर्म में मुझे सी के अंदर भी मिलती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एक्सेट्रा। बट जनरली मेजर सोर्स अर्थ क्रस्ट ही है। अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल कैसे मिलेगी? मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्टली जो मेटल्स है कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ कंपाउंड बना के बाकी सब इंप्योरिटी कैरी करते हुए मिलेगी। तुम क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो, तब जाके तुम्हें मिलता है ओर। ओर क्या है? वो मेटल का सोर्स, यानी कि मिनरल, जिससे तुम मेटल को कन्वीनियंटली एंड बेनिफिशियली निकाल सको। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास बच्चों क्ले भी थी और बॉक्साइट भी था। इन दोनों सोर्स से मुझे क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। दोनों सोर्स से एल्यूमिनियम मिलता है। लेकिन क्ले जो है ना, सिर्फ मिनरल है, ये और नहीं है। लेकिन बॉक्साइट वो मिनरल है जिसको मैं और कह सकती हूं, क्यों? दोनों से एल्यूमिनियम मिलेगा, लेकिन इससे मैं बहुत ही कन्वीनियंटली और बेनिफिशियली एल्यूमिनियम को नहीं निकाल सकती, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और अमाउंट मिलेगी इतनी सी। बट बॉक्साइट वो मिनरल है जो मुझे नेचर से मिलेगा, जिससे मैं बहुत ही कन्वीनियंटली और बहुत सारा एल्यूमिनियम निकाल सकती हूँ। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जुड़ा होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
ठीक है, ये बॉक्साइट है। तो आप डिफरेंस समझे, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ऑल ओर्स डेफिनेटली मिनरल है, सारे के सारे ओर मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे, क्या सारे के सारे ओर्स मिनरल्स हैं? यस। क्या सारे के सारे मिनरल्स ओर्स हैं? नहीं। आप ये बात समझे हो, सारे के सारे और मिनरल जरूर हैं, क्योंकि मान लो जैसे हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे जो बेस होते हैं वो अल्कली नहीं होते, लेकिन अल्कली बेस जरूर है। उसी तरीके से मिनरल की बहुत बड़ी कैटेगरी है। मिनरल्स वो सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड से जो भी हैं, जो मुझे अपने देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है, जो मुझे मिलते हैं, उसमें से एक ही हिस्सा होगा जो और होगा, क्योंकि इससे मेटल कन्वीनियंटली निकल सकता है। तो सारे के सारे और मिनरल हैं, बिल्कुल उसी का हिस्सा है। क्या सारे के सारे मिनरल और हैं? नहीं, बस इतने से मिनरल हैं, वही और कहलाएंगे। ये कभी कभी डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या आपको मिनरल और का कंफ्यूजन क्लियर हो गया? फिर मैं आगे बढ़ूंगी, अभी हट जाती हूँ। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है? आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इरेज करूंगी, फिर आपको मैं टॉपिक को और डिटेल में समझाऊंगी। यस बच्चों, एटम्स आर मी। चलिए, डन डन एटम। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस पार्ट को, और वाले पार्ट को आप समझ गए, तो ये समझाना जरूरी था। अब हम आगे बढ़ेंगे, विच इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मेटलर्जी। पहला स्टेप मैंने लिख दिया है, मैं पहले तीनों स्टेप लिख देती हूँ बच्चों। तीनों स्टेप लिखने के बाद आई बी एबल टू मेक श्योर कि मैं हर एक चीज को आपको डिटेल से समझा पाऊं, ठीक है? चलो, डन डन डन। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हो। दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एंड थर्ड स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है? प्यूरिफिकेशन ऑफ योर ओर, ओर का प्यूरिफिकेशन ऑफ योर मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर मेटल। मैं समझा देती हूँ एक एक स्टेप मैं कहना क्या चाहती हूँ, अब जरा ध्यान से सुनो। पहले स्टेप में लिखा है एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर का एनरिचमेंट कर लेना, मतलब उसमें से मेटल को निकाल लेना जितना पॉसिबल है, चाहे मेटल किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, क्योंकि ओर के अंदर ना बहुत सारी इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होगी। अर्थ में ऐसे चमकता हुआ कोई भी चीज ऐसे थोड़ी नहीं दिखाई देगी कि प्योर ओर मिल गया, नहीं। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है जितनी भी इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है ना, उससे गेट रिड होना, ताकि मेटल का उस ओर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन मिले। और उन इंप्योरिटीज को हम कौन से पार्टिकल बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स। कुछ लोग गैंग्यू भी बोलते हैं, बट आई एम श्योर गैंग इज राइट। जैसे आपको पता है गैंग बनाना सही नहीं होता, गैंग हमेशा खराब होती है, तुमको कहीं नहीं लेके जाएगी, खराब करेगी। उसी तरीके से समझो गैंग क्या है, वो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं। तो एक मेटल ओर में उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी आती है। पहला स्टेप होता है इंप्योरिटीज को हटा देना, ताकि मान लो आपके पास, आपने 100 किलो का ओर निकाला, ठीक है, और उसमें इंप्योरिटी थी 30 किलो, तुम इंप्योरिटी को निकाल देते हो, तुम्हारे पास 70 किलो प्योर ज्यादा अमाउंट में मेटल वाला ओर मिलेगा ना, इंप्योरिटी हटा के। तो इसी को एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, जिसमें हम इंप्योरिटी को हटा देते हैं, ठीक है, गैंग पार्टिकल्स को हटा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर गैंग फिजिकल, अगर मैं बात करूं वो नेचर में एसिड है या बेस है, तो वैसे ही हम डिफरेंट सब्सटेंसेस उनके अंदर ऐड करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स, ठीक है? फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स भी वो केमिकल्स हैं जो हम डालेंगे टू रिमूव द गैंग पार्टिकल। फ्लक्स का नेचर एसिडिक बेसिक कुछ भी हो सकता है। मान लो गैंग एसिडिक पार्टिकल है, जैसे कि मिट्टी है, सिलिका, वो एसिडिक होती है, तो मैं इसके अंदर फ्लक्स बेस डाल दूंगी, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? अगर मेरा गैंग पार्टिकल बेस है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें मैं एसिडिक सब्सटेंस डाल दूंगी। वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी सिलिका। और भी सब्सटेंसेस आते हैं, ताकि एसिड और बेस मिला के मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होके हट जाते हैं। पहले इसको हीट करते हो ओर को लेके, तो उससे क्या होता है? जितने भी गैंग पार्टिकल हैं फ्लक्स पार्टिकल के साथ मिलके मोल्टन फॉर्म में नीचे सेटल हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं स्लैग, ठीक है? तो इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा? जब गैंग पार्टिकल फ्लक्स पार्टिकल से मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग क्या होती है? गैंग और फ्लक्स को मिलके
वो जो मेरे को मोल्टन फॉर्म मिलती है, फ्लक्स FLUX। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई। आइला, हैंडराइटिंग एजी मैम की कितनी माशाअल्लाह है ना, मतलब भगवान भी शर्मा जाए कि मैंने क्या कर दिया ये। ठीक है, ये स्लैग बनाते हैं, इम्प्योरिटी नीचे हो गई, आपका प्योर और ऊपर है, इम्प्योरिटी को निकाल देते हैं एक स्टीप कर्व के थ्रू नीचे से। ठीक है, ऊपर मेरा और मिल गया जिसमें काफी सारी अमाउंट ऑफ मेटल थी। पहला स्टेप समझ आ गया। तो मेटलर्जी में पहले मेरे को और को कंसंट्रेटेड करना है जिसमें काफी सारी मेटल हो। डन। चलो दूसरे स्टेप में करते हैं, ये जो और मुझे मिल गया ना, इससे मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि और जनरली कंबाइंड फॉर्म है, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, समझ रहे हो, मेटल का ऑक्साइड, उससे सिर्फ मेटल को निकालना है। दैट इज द सेकंड स्टेप। इतना आज कर लेते हैं, अगली क्लास में हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर लेंगे। ठीक है, कि मेटल को प्योरीफाई कैसे करोगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी ना मेटल को, उस मेटल के अंदर बाकी के किसी मेटल नॉन मेटल की इंप्योरिटी तो हो ही सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ मेटल को निकाल के लाई हूं, बाकी मेटल भी तो हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो इस स्टेप में थर्ड स्टेप यूज होता है प्योरिफिकेशन। तो आज ये स्टेप क्लियर हो गया बच्चों, एक बार हाँ बोल दो, ये स्टेप क्लियर हो गया। चलो सेकेंड स्टेप पे बढ़ जाते हैं, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे, जो मैं आपको सिखाने वाली हूं। मैं इरेज कर दूं इस पार्ट को, यस बोल दो। डन। ठीक है, ऑल राइट देन। तो ये स्टेप जिसमें मैंने बोला कि हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है ना बच्चों, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मेटल का एक्सट्रैक्शन किससे? अगेन उसके ओर्स से। ओर्स तो हम समझ गए, वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टिविटी सीरीज पे। हाईली रिएक्टिव मेटल को उनके ओर से निकालने का अलग मेथड है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को उनके ओर से निकालने का अलग मेथड है, लीस्ट रिएक्टिव को अलग है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जनरली इतना है हमारा, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आती है, हाईली रिएक्टिव है। कार्बन नॉन मेटल है बट इसको रखा जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, मैं बताती हूँ। जिंक से लेके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अगेन नॉट अ मेटल बट अगेन देन लेड तक, ये मेरे मॉडरेटली रिएक्टिव हो गए, मॉडरेटली रिएक्टिव। कॉपर एंड देन मर्करी अगर है तो मर्करी भी लिख लो। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, आई लाइक लेड के लिए हर, कॉलिंग मी, यहाँ पे मर्करी और आता है, मी सिली गोट या सिली गर्ल, तो यहाँ पे मर्करी, कॉपर मर्करी को लिख लो। ये सब आ गया मेरा लीस्ट रिएक्टिव में। मैं गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनम ये क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ये इतने कम रिएक्टिव है कि ये तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। फ्री फॉर्म का मतलब ये किसी से कंबाइन करते ही नहीं, कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते ही नहीं, तो ये तो फ्री फॉर्म में, जिसको नेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेटिव मतलब अकेले, खुद ही बस। ठीक है, तो इनको अलग मेथड से सीखेंगे एक्सट्रैक्ट करना और से, इनको अलग, इनको अलग। नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, देन मॉडरेटली रिएक्टिव एंड देन हाईली रिएक्टिव मेटल को उनके ओर से कैसे अलग करेंगे। गॉचा। चलिए फिर सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हम बढ़ गए हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द लो पोजिशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सब मैंने बताया कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, वो तो हम करेंगे नहीं क्योंकि फ्री फॉर्म में ही मिलती है, मुझे कोई कंबाइंड फॉर्म से मेटल को नहीं निकालना। फिर मेरा बचा कॉपर और मर्करी, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो ये या तो अपने जनरली सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में, मतलब जैसे कि कॉपर सल्फाइड ऐसे फॉर्म में मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, जैसे कि मर्करी ऑक्साइड, मर्करी सल्फाइड, ये नेचर में इस ओर में मिलते हैं। इस ओर को मर्करी का बोला जाता है सिनेबार, ठीक है, मर्करी सल्फाइड, सल्फाइड और ऑफ मर्करी इज कॉल्ड ए सिनेबार, ये उनके ओर के नाम है जिससे मेटल को निकालना है। ये जो है मेरा, ये ऑक्साइड जो है वो क्यूपराइट बोला जाता है, ऑक्साइड और, ये है कॉपर ब्लेंड, कॉपर ग्लैंस है शायद, हाँ एक बार देख लेंगे, ये इनके और के नाम है। कई बार ना वो ऐसे बोलेगा कॉपर ब्लेंड या कॉपर ग्लैंस को अलग करके दिखाओ, कॉपर बना के दिखाओ, तो तुम्हें और के नाम पता होने चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं, मैं इसको अलग कैसे करूं बच्चों? अब सवाल तो यही आएगा ना, पूछो पूछो, सवाल तो पूछो कि भाई मैम सल्फाइड फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में, मुझे प्योर मेटल चाहिए, तो मैं कैसे लेके आऊं प्योर मेटल? हम देख लेते हैं।
दो स्टेप की प्रोसेस होगी। पहला, वो सारे लो रिएक्टिव मेटल्स जो अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HgS, ठीक है। अगर सल्फाइड फॉर्म में है ना, तो सबसे पहला काम होता है ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, वेरी गुड, हमारा काम आधा हो गया। लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म के अलावा अलग है सल्फाइड फॉर्म में, तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे हाई हीट पे। ऑक्सीजन मतलब इनफ अमाउंट ऑफ एयर हम उसको देंगे, एक्सेस ऑफ एयर में हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। और हीट करने से होगा क्या बच्चों, ये इससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब सल्फर ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, उसको ऑक्सीजन मिल गई, उसकी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बचेगी वो मर्करी उसके साथ जुड़ जाएगी। रिएक्शन को जब लिखो कैसे लिखोगे बच्चों, बैलेंस फॉर्म में। प्लीज इसको याद रखोगे, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन, यहां पे मैं लिखूं 2HgS, 2SO2, 2 सल्फर, 2H, ऑक्सीजन हो गए 4 और 4 6, आई मीन 4 और 2 6, 3, 2HDO, ठीक है, 2SO2, 2 सल्फर है, ऑक्सीजन 6, बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन को मैंने बैलेंस फॉर्म में लिख दिया। फायदा क्या हुआ, जब तुम इसको हीट करोगे तो तुम्हारा SO2 तो गैस है, गैस तो निकल जाती है, मर्करी ऑक्साइड बच गया, यही मेरे को चाहिए था। इस स्टेप का एक नाम है रोस्टिंग, ठीक है। इस स्टेप को रोस्टिंग बोलते हैं, सल्फर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए होता है। रोस्टिंग किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। क्यों करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस, ताकि मैं अपने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज कर सकूं। क्या है रोस्टिंग प्रोसेस, हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द एक्सेस ऑफ एयर, ताकि गैस निकल जाए, सल्फर बाहर हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द सेकंड स्टेप बच्चों, सिनेबार ओर है, याद रखना, सिनेबार ओर का प्रोसेस कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्शन का। दूसरा है, जब ऑक्साइड फॉर्म में आ गए ना, तो बेचारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल का खुद का ही मन करता है, भाई मेरे पीछा छोड़ो, मैं तो अकेला रहना चाहती हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही तुम ऑक्साइड ओर को थोड़ा भी हीट कर दोगे ना, ये क्या कर लेते हैं, सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है, हीट इज सफिशिएंट टू ब्रेक मर्करी विद ऑक्सीजन, अलग हो जाएगा। सेल्फ अपने आप हो रहा है, रिडक्शन क्यों, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन चला जाए तो वो क्या होता है, रिडक्शन ही तो कहलाता है। मेरे को मर्करी ऑक्साइड से मर्करी चाहिए था, ये क्या है प्रोसेस, रिडक्शन ही तो है। सेल्फ क्योंकि अपने आप हो रहा है बस हीट करके। सिर्फ कहाँ ऑब्जॉर्व होता है सेल्फ रिडक्शन, कि मेरे को कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड के लिए, क्योंकि वो तो खुद चाहता है मेटल अलग हो, हीट इज सफिशिएंट टू ब्रेक देयर बॉन्ड। समझ गए? तो ये प्रोसेस है सिनेबार, जो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल मर्करी का ओर था, उससे तुम्हें मर्करी लेके आने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले रोस्टिंग और फिर तुम्हारा हो गया सेल्फ रिडक्शन। इज दैट क्लियर? गिव मी अ यस बच्चों, इज दैट क्लियर? डन डन आडन? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और मर्करी सल्फाइड सिनेबार समझ गए, एक और जो कॉपर का है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो उसको भी जान ले क्योंकि ये तुम समझ गए हो। चलिए जान लेते हैं। कॉपर थोड़ा सा जिद्दी है बच्चों, कॉपर की मैं बात करूं, कॉपर ग्लैंड्स की ही बात हो रही है, जैसे मैंने बताया कॉपर ग्लैंड्स क्या करता है ना, थोड़ी सी गुगली फेंकता है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय गुगली, प्लीज जरा समझो। कॉपर इस फॉर्म में मैंने बोला ऑक्साइड है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऑक्साइड है तो बस तुम हीट करो, सफिशिएंट होगा, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। खैर इतना इजी नहीं होता बट दैट इज पॉसिबल, ठीक है। दूसरा काम क्या है, 2 कॉपर, ऑक्सीजन है 2, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गए, ये ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब तुम्हारा सल्फाइड ओर हो, कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, कॉपर लिखना, नाम बहुत जरूरी है, ये ओर का नाम है, इस कॉपर के ओर का नाम है कॉपर ग्लैंड्स, जो सल्फाइड ओर है। पहला स्टेप यू नो व्हाट विल हैपन, पहले स्टेप में तुम इसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट करोगे, हीट के लिए ट्रायंगल, प्रोसेस का नाम है सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग, बिकॉज सल्फाइड ओर रोस्टिंग, समझ गए। तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, बैलेंस कर लो, 2Cu2, ठीक है, 2 सल्फर हो गया, यहाँ पे 2 लगा लो, 4 कॉपर हो गए,
2 और 2 4, 6 ऑक्सीजन हो गए, रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस भी हो गया। अब आती है गुगली, वो ये आती है कि एक ही चेंबर में प्रोसेस हो रही है बच्चों, ठीक है। एक चेंबर था और यहाँ पे क्या किया हुआ था, उसको हीट कर रहे थे, ठीक है, ये हीट कर रहे हैं। इसके अंदर पड़ा हुआ था कॉपर सल्फाइड, कौन सा है, क्यूपरस सल्फाइड है तुम्हारा ये। जैसे हीट करोगे ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस तो बाहर हो गई कॉपर ऑक्साइड में, हुआ कि नहीं, आप मुझे बता दो हुआ कि नहीं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है जस्ट गिव मी अ यस, जस्ट गिव मी अ यस। कॉपर सल्फाइड था बच्चों, कॉपर सल्फाइड के साथ क्या हुआ, तुम हीट कर रहे हो, SO2 तो गैस है, गैस तो बाहर चली जाएगी, धीरे धीरे इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। तो कह रहे हैं जब 70-80% रिएक्शन भी पूरी हो जाती है ना, तो मतलब ये 70% मान लो इसमें कन्वर्ट हो गया, 30% अभी भी ये बाकी है, सेम चेंबर में है, कॉपर सल्फाइड भी प्रेजेंट है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट भी होता जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में। तो कहते हैं कि रादर देन पूरा कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, फिर जाके तुम मुझे अलग से हीट करो, इनकी प्रॉपर्टी आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। जब ये अप्रोक्सीमेटली 70-80% ये बन गया, जो बाकी बचा है ना, सेकेंड स्टेप में ये नहीं कि कंप्लीट कन्वर्जन हो गया कॉपर ऑक्साइड में, वो कॉपर ऑक्साइड जैसे जैसे ज्यादा अमाउंट में बनने लगता है वैसे वैसे वो कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने लगता है कि भाई एक चेंबर काम खत्म, रिएक्शन खत्म, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है। तो कॉपर कॉपर बच जाता है, सल्फर ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, SO2 बना लेगा। 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर बैलेंस है, 2 दूनी 4, 4 कॉपर और 2 कॉपर 6 कॉपर, रिएक्शन बैलेंस है। तो दिस इज द स्टेप दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अलग था बट मजेदार था। क्या ये आपको समझ आ गया बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने अपनी तरफ से समझा दिया कि होता क्या है, कॉपर ऑक्साइड सीधा हीट नहीं करते, सेल्फ रिडक्शन नहीं होता, जैसे जैसे वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनने लगता है, जो बचा हुआ रिएक्टेंट था कॉपर सल्फाइड का, उनका आपस में रिएक्शन होने लगता है एंड देन यू गेट प्रोडक्ट। इसमें भी इधर SO2 निकलता है, निकल गया, मेन प्रोडक्ट ये बच गया, मेरे को कॉपर मिल गया, मुझे अपनी मेटल फ्री करनी थी, मेरी मेटल फ्री हो गई सल्फाइड ओर से। देख लो, समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रैक्शन इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। डन है, डन डनाडन डन है। चले फिर आगे बढ़े, फिर बढ़िया, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव को, समझ गए, उससे भी लीस्ट जो है वो फ्री फॉर्म में मिलती है, उसमें एक्सट्रैक्शन का सवाल ही नहीं, जब कंबाइंड फॉर्म ही नहीं है तो एक्सट्रैक्ट क्या करोगे। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हम आगे मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को कैरी करता है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये वाली थी, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर भी हम मॉडरेटली टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल में बोल देते हैं। अगर ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो वो जनरली कैसे प्रेजेंट होते हैं नेचर में मॉडरेटली रिएक्टिव, वो या तो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, या अपने कार्बोनेट की फॉर्म में, या अपने सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली अपने सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्साइड है तो थोड़ा आसान है, ऐसा नहीं इसमें सेल्फ प्रोडक्शन हो जाता है, इनकी रिएक्टिविटी उतनी कम नहीं है, ये अच्छे से बॉन्ड बना के रखते हैं ऑक्सीजन से। बात आती है अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट हुए तो, ठीक है। जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ये जिंक ब्लेंड है, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, इस ओर का नाम है। और जिंक कार्बोनेट और क्या होता है, कैलेमाइन। अगर किसी ने लैक्टोकैलेमाइन यूज किया हो, ये वही कैलेमाइन है बच्चों। लैक्टोकैलेमाइन के अंदर जिंक कार्बोनेट डलता है क्योंकि एक वीक बेस है, एसिड की पीएच बैलेंस जब हो जाता है ना इसके अंदर, स्किन के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो हमको वो एक्नेज और स्किन इश्यू होने लगते हैं। तो लैक्टोकैलेमाइन वही एक्नेज को बंद करता है ना, हेल्प करता है वो, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर वो वीक बेस है, वो कामिंग इफेक्ट देता है एक्नेज पे, उसके एसिडिटी को खत्म करता है। तो ये काम है, वही कैलेमाइन हो रहा है, उसमें जिंक कार्बोनेट डलता है। तो इस जिंक की कोई और पूछे, कार्बोनेट, कैलेमाइन, जिंक सल्फाइड इज जिंक ब्लेंड। चलो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। पहले मैं सल्फाइड ओर के लिए समझा देती हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है पहला काम क्या होता है, अगर सल्फाइड ओर है तो उसको एयर में क्या करो, एक्सेस ऑफ एयर में हीट करो ताकि ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए। सही है बच्चों। अगेन प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग, हीटिंग द सल्फाइड ओर
इन एक्सेस ऑफ एयर, क्योंकि SO2 बाहर, ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मुझे चाहिए भी था। बट सेकेंड स्टेप इज अ लिटिल डिफरेंट। इसमें क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन को आसानी से नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी, तो मुझे क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे इसका रिडक्शन करना है ना, इसके ऑक्सीजन को अलग करना है, कैसे होगा, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो हम कार्बन को ले लेते हैं, इसके अंदर कार्बन के पाउडर को, कोक पाउडर बोलते हो इसको, क्यों, क्योंकि बहुत ही चीप है, इजिली अवेलेबल है। हमारे को तो यही चाहिए कि हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें, तो चीप सोर्स यूज कर लेते हैं। ये कार्बन ही क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ करोगे ना, जिंक के ऊपर कार्बन आएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा। तो अगर मुझे बताना हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद कार्बन इसीलिए रखते हैं कि कार्बन जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है मतलब कार्बन जो है जिंक को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले पाएगा। उसकी जगह ले ली, ये CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप फर्दर इसको CO2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपने जिंक को फ्री करना था, वो हो गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, पहला स्टेप रोस्टिंग है, दूसरा क्या है, रिडक्शन बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये प्रोसेस का नाम क्या है, रिडक्शन। किसकी हेल्प से हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्साइड फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्री मेटल में, काम खत्म। ये बात समझ आई। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, रोस्टिंग एंड देन रिडक्शन बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब व्हाट इफ मेरे पास कार्बोनेट और हो बच्चों, व्हाट इफ आई हैव अ कार्बोनेट और, जिसको मैंने तुम्हें बताया था नाम क्या है जिसका, कैलेमाइन। कैलेमाइन भाई हुआ तो क्या करोगे, कार्बोनेट ऐसे याद करो, का। तो कार्बोनेट और जो होते हैं ना, जिस प्रोसेस से अलग होते हैं उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। का, ये का क्या है, कार्बोनेट और के लिए है, ठीक है, दिस इज कार्बोनेट और ये दूसरा नाम क्या है, कैल्सिनेशन। के जब कार्बोनेट और हो तो पहला स्टेप जिसमें हमें उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस स्टेप को कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन में हम इसको सिर्फ हीट देंगे इन दी वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, के मैंने अलग से अप्लाई नहीं किया, दिया भी नहीं अलग से कहीं से सप्लाई करके। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, heating your carbonate ore, ka, heating your carbonate ore, calcination is for carbonate ore, heating your carbonate ore in the absence or very less amount of oxygen। उससे क्या होगा, ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया, कार्बोनेट से मैंने बहुत बार बताया CO2 निकलता है, CO2 गैस निकल गई बाहर, मेरे को तो ये चाहिए था, मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब तो बहुत आसान है, हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में एक चीप सोर्स रिड्यूसिंग एजेंट का मैं ले लूं, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा, मुझे अपना जिंक मेटल मिल गया। ठीक है, तो जनरली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सल्फाइड और कार्बोनेट और में प्रेजेंट होती है। सल्फाइड के लिए पहले करो रोस्टिंग, फिर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। कार्बोनेट के लिए करो पहले कैल्सिनेशन, फिर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। ये प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताओ। रोस्टिंग सल्फाइड और के लिए होती है, ये कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए होती है। रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और कैल्सिनेशन में CO2 निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड से बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है, इससे ये लाइम वाटर को मिल्की करती है, ये किसी फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आ सकती है। बर्निंग कैंडल को पास लेके आओ, वो बुझ जाएगी। मेक सेंस, हाँ कि नहीं, बताओ, मेक सेंस हाँ कि नहीं। यो बच्चों, यो मेक सेंस, हाँ जी बोल दो जल्दी से। Oh yes मैम, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर प्रिटी क्लियर। हाँ जी, हाँ। फिर बच्चों आपसे अगर कोई पूछे कि मैम मेरे पास तो मैंगनीज मेटल थी, इस केस में क्या करें। मैंगनीज तो हाईली रिएक्टिव मेटल में भी नहीं आती, अब मैं क्या करूं। मैंगनीज ना नेचर में इस और में प्रेजेंट होती है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको पायरोलुसाइट और बोलते हैं, पायरोलुसाइट और, ठीक है, पायरोलुसाइट और। तो मैंगनीज को अगर मुझे रिएक्टिविटी सीरीज में लिखना हो सो एज क्रोमियम, तो वो ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गोल्ड। मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली, मैंने यहाँ जगह क्यों छोड़ी,
अगर मुझे रिएक्टिविटी सीरीज में और मेटल्स ऐड करनी हो, मैंगनीज ऐड करनी हो, तो वो यहाँ पे आता है। ठीक है, क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि वो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। अगर उसके ऊपर लिखना है आप क्रोमियम भी लिख सकते हो, क्रोमियम एंड देन मैंगनीज। ठीक है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैंगनीज जो है जनरली नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऑक्साइड फॉर्म में, इस ओर की फॉर्म में मिलता है। इस ओर का नाम क्या है? पायरोलुसाइड ओर। अगेन ऑक्साइड ओर है, तुम्हें क्या लगेगा कि मैम ऑक्साइड ओर था, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो काम बन जाएगा। बट क्या कार्बन को तुम डाल सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? ये रहा कार्बन, क्या तुम कार्बन को यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं, क्योंकि मैंगनीज तो ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बन का काम क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट का। वो इसको रिड्यूस कैसे कर रहा था? मैंगनीज की जगह लेके उसकी जगह कार्बन आ जाता। बट कार्बन तो कम रिएक्टिव है, वो तो डिस्प्लेसमेंट शो कर ही नहीं सकता, वो तो डिस्प्लेसमेंट शो कर ही नहीं सकता इस केस में। तो आप क्या करोगे ना, ये बाकी के कोई भी क्या यूज कर सकते हो, सारे जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल दूसरे का रिडक्शन करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। खुद ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं? लियो गोज टू गर। लियो का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। उनके लैश शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मेटल्स आर लाइक ले लो यार मेरे इलेक्ट्रॉन, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और को दे देंगे, उसका रिडक्शन कर रहे हैं ना। तो मेटल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जो दूसरे का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते थे। पोटाशियम सोडियम अवॉइड करते हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़े ज्यादा महंगे आते हैं, तो एल्यूमिनियम सबसे सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, इस केस में एल्यूमिनियम का जो पाउडर है ना, सबसे ज्यादा सूटेबल है फॉर दिस रिएक्शन, राइट? तो आप एल्यूमिनियम के पाउडर को यूज करते हो इस रिएक्शन में। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव उसकी जगह ले लेगा। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। मैंगनीज बेचारा अलग हो गया। क्या हम रिएक्शन को बैलेंस कर लें? चलो बिल्कुल कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस बिल्कुल कर लेते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है। एक जगह ऑक्सीजन ऑड नंबर पे, एक जगह इवन में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों के नंबर को, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा लो 3, यहाँ पे लगा लो 2। ठीक है, ताकि 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम बन गए 4, यहाँ पे 4 लगा लो। मैंगनीज कितने हैं? 3, यहाँ पे 3 लगा लो। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? रिएक्शन बैलेंस हो गई, और मेरे को अपनी मैंगनीज मेटल भी मिल गई। लेकिन बच्चों इस रिएक्शन में ना इतनी हीट निकलती है कि आपकी मेटल जो है वो भी मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को ना एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। क्योंकि एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया, इतनी एनर्जी निकल रही है इससे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हो आप इसको। डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? मैंगनीज को तो रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रेडॉक्स भी है। खुद के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन, मैंगनीज से ऑक्सीजन अलग कर दिया, रिडक्शन। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक भी है, इसको एल्यूमिनोथर्मी भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम की वजह से थर्मिक हीट निकली है। ये सारी रिएक्शन है। ठीक है, क्रोमियम पूछे तो भी सेम बात है। एक और स्पेशल रिएक्शन है जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम करती है। रेलवे ट्रैक हो गए ना, उनको जोड़ के ट्रेन को यहाँ से वहां करना हो, ट्रैक चेंज करना हो, तो होता है ना। तो उस रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए ना एक मोल्टन मिक्सचर डाला जाता है। वो क्या होती है? वो रिएक्शन बच्चों आपके सामने यहाँ पे लिखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। जिस रिएक्शन का नाम है बच्चों थर्माइट रिएक्शन। ऐसे भी लिखते हैं THERMIT, कई जगह THERMITE भी लिखा होता है। इसको भी आप एल्यूमिनोथर्मी बोल सकते हो। ठीक है, इस रिएक्शन को भी आप एल्यूमिनोथर्मी बोल सकते हो, राइट? क्योंकि एल्यूमिनियम यूज करके ही होता है। इसमें क्या करेंगे हम? आयन का ऑक्साइड ओर लेंगे, है ना, आयन ऑक्साइड है ये मेरे पास। आयन ऑक्साइड के ओर में, इस ओर का नाम बताना मुझे कमेंट करके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट आई वांट यू ऑल टू टेल मी। आयन ऑक्साइड को लेके, आयन का ओर लेके एल्यूमिनियम पाउडर डाल दे। डेफिनेटली एल्यूमिनियम तो आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल है। एल्यूमिनियम आयन को हटा के उसकी जगह ले लेगा, तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्साइड मिल गया, आयन फ्री हो गया, अकेला बच गया ना। और इतनी हीट निकलती है
कि आयन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 1545 डिग्री सेल्सियस इतना होता है वो भी मेल्ट कर जाता है। ठीक है, तो देखो हीट हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो तुम क्या करते हो ना, तुम एक कंटेनर में एल्यूमिनियम पाउडर और आयन ऑक्साइड को मिला देते हो पाउडर फॉर्म में, मैग्नीशियम रिबन को जला के उसके अंदर डाल देते हो। उसको जला के क्यों? हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, काफी सारी एनर्जी मिलेगी। तो मैं इसको इस मिक्सचर में डालूंगी तो उस मिक्सचर को इतनी एनर्जी मिल गई कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। रिएक्शन स्टार्ट होगी, आपस में रिएक्ट करके ये लिक्विड सॉलिड के अंदर मिक्स है, एक मोल्टन मिक्सचर मिल जाता है और काफी काफी हीट होती है उसके अंदर, मोल्टन मिक्सचर के अंदर। उस मिक्सचर को रेलवे ट्रैक के बीच में डाला जाता है, जो स्पेस था ठंडा होने देते हैं, वो ठंडा होकर जुड़ गया। क्या है वो? एक तरीके से अलॉय टाइप ही तो है, आयन मेटल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला हुआ है। अलॉय खैर मेटल का मेटल या नॉन मेटल के साथ होता है, समझ गए ना, एक मोल्टन मिक्सचर ठंडा होके आयन के साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी आ गई, काफी सॉलिड होता है। तो इसको आप थर्माइट रिएक्शन भी मशीन पार्ट्स को जोड़ने में, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में यूज होता है। एल्यूमिनोथर्मी अगेन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो एंड रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। मैं एक बार साइड में हो जाती हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो हमने लेस रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर से कैसे अलग करते हैं ये अच्छे से सीख लिया है। नाजन बच्चों, ये अच्छे से सीख लिया है। अब बारी आती है इसकी जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हमको देता है कि व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आती है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। तो जब इन मेटल की बात की जाती है तो जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये जनरली होते हैं या तो क्लोराइड्स की फॉर्म में या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, वही वाली बात है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये तो अपने काउंटर पार्ट को बिल्कुल अलग नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं कि भाई मैं तो, मेरी तो रिएक्टिविटी कम है, मुझे तो मेरी तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, मुझे तो तू चाहिए, मैं अकेला तो स्टेबल हो ही नहीं सकती ना, मैं अकेली तो रह ही नहीं सकती। तो उनकी जो एफिनिटी है ना, इन मेटल्स की एफिनिटी टुवर्ड्स देयर क्लोराइड या ऑक्साइड काफी हाई होती है। इनकी एफिनिटी, जुड़ाव, प्यार, ठीक है, क्लोराइड्स और ऑक्साइड के खिलाफ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट डालो तो उससे तो पार पड़ेगी ही नहीं, उससे तो होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। पहली बात, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, जनरली जितने भी ये तुम जानते हो ना रिड्यूसिंग एजेंट, वो तुम्हारे मेटल से कम रिएक्टिव वाले ही हैं, तो वो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट तो काम ही नहीं देता यहाँ पे, तो क्या करोगे तुम? लेकिन एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, सबसे बड़ा विनर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इनके मोल्टन मिक्सचर से, मोल्टन मतलब हीट करके कि इनके आयंस थोड़े दूर दूर हो जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, ये आयंस जो है ना ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस में याद करो, थोड़ा सा समझाया था, ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट्स कैथोड एनोड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये आयंस टूट के कैथोड और एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। और डेफिनेटली अगर प्रोसेस को और अच्छे से बताना है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मेटल को कंपाउंड से अलग करके मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो रिडक्शन होता है। क्यों? मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -3, सारे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। देखो चलो एक का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो मेटल अपने कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए था, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है? याद करो, गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो मेटल के कंपाउंड से मेटल को अलग करना कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल गए। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर से मेटल को अलग करना इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से संभव है। किससे संभव है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से संभव है। और कैसे होता है, चलो ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये अभी की अभी देख लेते हैं। ये रही मेरी प्रोसेस। मैं जैसा बोल रही थी तुम्हें, मैं एक क्या लूंगी? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लूंगी। ये मेरा टैंक है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या करना है?
इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। इस टैंक के अंदर कई बार ग्रेफाइट की कोटिंग होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग स्टील वाले भी कंटेनर या ग्लास के कंटेनर भी ले लेते हैं। मैंने सोडियम क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म ले लिया, मतलब हीट दे रखी थी काफी, ताकि सोडियम एंड क्लोराइड एंड बहुत लूजली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैंने एक बैटरी का सोर्स लिया, उसका तुम्हें पता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल मेरा एनोड कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल मेरा कैथोड कहलाता है। तो फर्स्ट चैप्टर से जानते हो, क्योंकि कैथोड को क्या अट्रैक्ट करना है, केटाइन को अट्रैक्ट करना है। केटाइन कौन होते हैं, कैट हैज पॉज, केटाइन इज पॉजिटिव। कैथोड को क्योंकि केटाइन को अट्रैक्ट करना है, कैट कैट याद कर लो, कैथोड अट्रैक्ट केटाइन, कैथोड को पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, तो खुद तो नेगेटिव होगा ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। एनोड का काम है एनायन को अट्रैक्ट करना, एनोड अट्रैक्ट्स एनायन, याद करना आसान है। एनायन कौन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, 9th से पढ़ के आए हो, एनायन इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा वो पॉजिटिव है। अब फिर भी सवाल आता है, मैम ये कैथोड एनोड है क्या? जब तुम बैटरी से मान लो तुमने कोई दो वायर जोड़ दिए, वायर क्या है, मेटल के, आई मीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रोड कैथोड कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। ग्रेफाइट की रॉड भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। प्लैटिनम रॉड ले लो, बहुत अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। प्लैटिनम क्यों, क्योंकि खुद रिएक्ट नहीं करेगी, पता चला खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, समझ गए ना। तो वही कैथोड एनोड, बैटरी से जो जुड़े हुए जो दो टर्मिनल होते हैं, बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है बैटरी उस साइड जैसे तुम स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रॉन भेजेगी, है ना बच्चों। जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, नेगेटिव साइड का मतलब है बैटरी इधर इलेक्ट्रॉन भेज रही है। पॉजिटिव का मतलब है कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी को भेज दिए जाते हैं, बैटरी के अंदर चले जाते हैं। किसी से इलेक्ट्रॉन तुमने खींच लिए, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, NaCl का मोल्टन मिक्सचर लिया, कैथोड लिया, एनोड लिया, स्विच कर दिया ऑन। जैसे स्विच ऑन करोगे बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव। तो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयन आने शुरू हो गए, इधर जाने शुरू हो गए। पॉजिटिव को यहाँ पे क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब तुम्हें पता है एक पॉजिटिव को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही नेगेटिव चाहिए, तो उससे वो अपना चार्ज कैंसिल कर लेगा, और मेटल आयन से क्या बन गया, मेटल आयन की फॉर्म में आया था लेकिन मेटल सॉलिड की फॉर्म में इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ये ऐसे थिक होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। इस पे हुआ कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा ऑन दी अदर हैंड बच्चों, एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड है नेगेटिव टर्मिनल, उस पे कौन जाएगा, आई मीन एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, उस पे एनायन जाएंगे, क्लोराइड आयन जाएंगे। क्लोराइड आयन गए और बहुत ही बोले भाई तुम पॉजिटिव थे, तुम मेरी हेल्प कर दो, मेरी जिंदगी में काफी नेगेटिविटी है, उससे मुझसे ले लो, है, ताकि मैं भी खुश रहूं, एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहूं। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्लोरीन बना, इलेक्ट्रॉन उसने बैटरी को भेज दिए, सिंपल सी बात है। तभी वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए। अब तुम्हें पता है क्लोरीन तो Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, तभी स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा स्टेबिलिटी कैसे हो गई, दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरीन एक बार में तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, कि 2 क्लोराइड आयन एक बार में जाएंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस बननी शुरू हो गई। अब एक क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, चार्ज बैलेंस तो कर लो, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। तो मुझे अब ये देखो कि एनोड ने ना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हो तो उसको सोडियम भी तो 2 ही चाहिए होंगे, समझ गए ना। एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 सोडियम चाहिए, क्योंकि 2 नेगेटिव को 2 पॉजिटिव चाहिए, तो एक बारी में ये रिएक्शन पूरी ऐसे होती है। और जाहिर सी बात है NaCl है, अगर 2 NaCl लोगे तभी तो Cl2 और 2 Na बनेगा, क्योंकि क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है बैलेंस, मैं जनरली रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना पसंद करूंगी, एंड दिस इज द बैलेंस फॉर्म, क्योंकि Cl Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 लेना पड़ेगा, तो सोडियम भी 2 प्रोड्यूस हो। तो यही मेरी रिएक्शन हो गई एनोड पे,
ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे चले जाते हैं, आपकी मेटल आके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। यानी कि कैथोड पे क्या होगा बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। गर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू ना काफी कुछ समझा दिया। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन आप ऐसे याद कर सकते हो, कैट ना, क्या आप कैट हो, बिल्कुल नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, आई एम अ कैट ना। मतलब मेटल मिलती है कैथोड पे, नॉन मेटल मिलती है एनोड पे, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड अट्रैक्ट करेगा, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड अट्रैक्ट करेगा। आई एम अ कैट ना। तो NaCl में से मेटल गई मेरी कहाँ पे गई, कैथोड पे, नॉन मेटल गई एनोड पे। जब मेटल कैथोड पे जाती है कौन से प्रोसेस से गई, रिडक्शन से। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कि मेटल मेरे को इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइज करके और रिडक्शन मेथड से मिलती है। एक बार देख लो, मैं साइड में हो जाती हूँ। आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बट समझना काफी जरूरी था। आई होप आई एम एबल टू हेल्प बिकॉज इट इज काइंड ऑफ लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इट वॉज काइंड ऑफ रियली इंपॉर्टेंट। फिर से आपको कंक्लूड कर देती हूँ, मेटल को मोल्टन फॉर्म में लेना है। जब आप लोगे, केटाइन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ, एनाइन कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। केटाइन है मेटल आयन, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके वो मेटल बना लेते हैं। ये है नॉन मेटल, यहाँ पे एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और आपकी नॉन मेटल दे देते हैं। ठीक है, यस। आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को अलग करना है, कौन सा प्रोसेस करोगे, अगेन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी। अगेन कौन से फॉर्म में लोगे, मोल्टन फॉर्म में। हालांकि ICSE में इसकी ज्यादा डिटेल अवेलेबल है कि इतना आसान नहीं होता एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग करना, क्योंकि एल्यूमिना, ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस, विच इज लाइक टू मच, इतनी एनर्जी देके मेल्ट करना। तो देर आर सम स्टेप्स, प्रिकॉशनरी मेजर जो हम करते हैं, बट वो सिर्फ ICSE के सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस ठीक है, आपको तो पता ही है, मुझे पता है कि इसको अगर मैं बैलेंस करूं, ऑक्सीजन 3 है तो मैं 2 लगा लूं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगी, O2 की फॉर्म में मिलेगी तो वो 2 होगा, 3 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं। तो प्रोडक्ट में ये टूट के एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैसे पहचानोगे, वही मेटल कहाँ पे मिलेगी, एम अ कैट, मेटल मिलेगी कैथोड पे ना, नॉन मेटल कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। प्रोसेस कौन से, इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल का हो रहा है। प्रोडक्ट क्या मिले, मेटल और नॉन मेटल, ये कैथोड पे, ये एनोड पे। मेरे को प्योर मेटल मिल गई। और याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ मेटल है जो आयन की फॉर्म में जा रहा था कैथोड पे, और तो कोई इंप्योरिटी नहीं गई, और तो कोई मेटल नहीं गई। तो इससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है ना, वो 99.9% प्योर ही होता है। तो इसमें आपको जो थर्ड स्टेप है मेटलर्जी का, वो करना ही नहीं पड़ता। क्या था वो, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जब प्योर मेटल आई है तो प्योरिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो प्योरिफिकेशन जो है ना मेटल की, प्योरिफिकेशन जो है मेटल की, वो कहाँ पे होती है बच्चों, वो होती है सिर्फ मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए। देख लो मैंने क्या लिखा है। जब मैं प्योरिफिकेशन मेथड की बात करूं, ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ होता है लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है मेटलर्जी का। पहले में हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर किया, मैंने सारी इंप्योरिटी को हटा दिया, गैंग पार्टिकल्स को हटा दिया और एक कंसंट्रेटेड ओर निकाले जिसमें काफी सारी मेटल थी। सेकेंड स्टेप मैंने आज एक्सट्रैक्शन तुम्हें समझा दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे। मॉडरेटली रिएक्टिव या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगी, सल्फाइड। कार्बोनेट में पहले कैल्सिनेशन करो, उससे ऑक्साइड और मिल जाएगा। ऑक्साइड और मिलने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो लाइक कार्बन। अगर आपका सल्फाइड और है जैसे कि जिंक सल्फाइड, पहले रोस्टिंग करो, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो लाइक कार्बन, ताकि मेटल अलग हो जाए। लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो तो वो सल्फाइड फॉर्म में मिलती है जनरली, या ऑक्साइड में। सल्फाइड से फिर से रोस्टिंग करो ताकि ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाए। ऑक्साइड फॉर्म मिलती है
तो बस उसको हीट कर दो, सेल्फ रिडक्शन इज सफिशिएंट। इन सब केस में मेरे को मेटल मिल गई, लेकिन अगर वो मॉडरेटली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल से आती है तो उसमें स्टिल इम्प्योरिटी होने के चांसेस है बाकी के मेटल्स के। वहां पे उसको प्योरिफिकेशन यानी कि थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी की जरूरत पड़ेगी सो दैट आई विल गेट द प्योर मेटल। लेकिन अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करूं तो उसमें क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया, सिर्फ एक ही मेटल के आयंस मूव करके जाएंगे कैथोड पे, तो इससे मुझे प्योर प्रोडक्ट मिलता है। इनको थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं होती। मेकिंग सेंस? इज दैट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी नो। वी काफी मेहनत कर ली मैंने आपके लिए, आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, तो मेरे को एक होमवर्क का आंसर दे देना। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार? क्या आसान सवाल है। आसान क्यों है? आज ही सेशन में किया है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ना मैंने एक्सट्रैक्शन का, मेटलर्जी का करा दिया। सिर्फ एक थर्ड स्टेप बाकी है, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे। थर्ड स्टेप जो प्योरिफिकेशन है वो अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है? प्रोबेबली बाय योर न्यू टीचर, है ना? तो आई होप ये जर्नी आप मेरे साथ जो तय किए हो, ये आप लोगों की काफ़ी अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से हमने टॉपिक को कवर किया है, बहुत मज़ा भी आया। आई होप मैंने हर एक चीज़ को ओपनली तुम्हें समझाया है इतना डिटेल में कि तुम्हें बच्चे के लेवल पे भी मैं समझ गई तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है? तो सपोर्ट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों को भेज के, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। 9th का कोई बच्चा देख रहा है तो ध्यान रखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th के चैनल का लिंक में मिलेगा, प्लीज़ ज्वाइन दैट टू। राइट? फ्रूटफुल था? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, होमवर्क का आंसर ज़रूर दे देना, मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। मेरे साथ टच में रहो, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, अनुभा_AG_। कोशिश करती हूँ लाइव आने की भी, एज यूजुअल आपको गाइड हमेशा करती रहूंगी, है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज एक टीचर हमेशा बच्चों का भला ही जानता है, भला ही सोचता है। तो वही है कि आप अपने गोल्स पे पहुंचो और मेरे साथ अगले साल नीट की जर्नी भी तुम तय कर सकते हो। अगर जेई में भी हो तो भी रिमेंबर के केमिस्ट्री तो आती है। सो आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नीट मेड इजी चैनल, जहाँ पे हम नीट को आसान बनाएंगे आपके लिए, केमिस्ट्री को आसान बनाऊंगी मैं, योर एजी मैम। या सो ऑल सेट, ऑल डन। मिलेगा आप लोगों से बहुत सारा प्यार। बताना कमेंट करके हाउ आर यू फीलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हूँ, दुआओं में याद रखना और मुझे बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है? सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हास्ता लवस्ता, एटम्स आर्मी, ओपी।